सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मेरी आवाज आ रही है? कोई एक बार। ठीक है, आ रही है। सभी साथियों को जय जय एमबीडी। और जितने हमारे अचीवर लोग हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस एनिवर्सरी में अचीवमेंट पाया। और पूरा माहौल बनाया। और अच्छी बात यह है कि आपने दिल्ली जाकर जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो भी काबिलिए तारीफ है। और पूरे भारत से हर किसी का बहुत अच्छा सहयोग भी मिला। और इस समय बहुत ही जबरदस्त माहौल भी चढ़ा हुआ है। और इस समय जो एक और दद्दा जी ने जो टूर वाला सिस्टम बना दिया है, जो अभी तक अदर कंपनियों में था, और बहुत अच्छा और बहुत ही लाजवाब रहेगा। इससे काम भी निकलेगा, लोगों को घूमने को भी मिलेगा, और मस्ती के साथ साथ सभी लोगों को काम करने का एक मौका भी। इसके लिए दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जो भी हमारे सीनियर गुरु हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा पंकज सर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा साथ भी दिया है। साथियों, साथ देना और निस्वार्थ साथ देना और निस्वार्थ भाव से मदद करना, दोनों में अंतर होता है। जो भी हमारे सीनियर साथी हैं, जो भी कंपनी के फाउंडर हैं, निस्वार्थ भाव से हमारे साथ रात दिन अपनी फैमिलियों को छोड़कर लगे रहते हैं। तो ऐसे ग्रेट अपलाइन, ऐसे ग्रेट फाउंडरों के लिए हम धन्यवाद कह के उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अगर काम करके उनके साथ कदम से कदम मिला के कंपनी को नंबर 1 बना दें, तब भी हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर का भी। और इसके बाद जो बराबर हमारी उंगली थाम कर कदम से कदम मिलाकर जो फील्ड पर ग्राउंड वर्क पर रहते हैं, महीने में 17-18 दिन का साथ रहता है, ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन रमेश श्रीवास्तव सर, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे। क्योंकि साथियों, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। काम करना, और क्योंकि जितना मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ अपनी डाउन लाइन में, अपनी टीम में, उससे ज्यादा हमारे अपलाइन की कॉल आ जाती है, उससे ज्यादा उनका सहयोग रहता है। तो ऐसे जो हमारे अपलाइन होते हैं, इनका कर्ज हम कभी नहीं अदा कर पाते, कितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम लोग अपनी चमड़ी का जूता बना के भी उनको पहना दें, तो भी हम उसका कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन होते हैं, इनका मान सम्मान करना सीखें। और जिस दिन आप लोग या हम लोग अपने ग्रेट अपलाइन या कंपनी का कोई भी हमारा साथी है उसका मान सम्मान करना सीख जाएंगे, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीख जाएंगे, साथियों पता नहीं लगेगा कि आप भी नंबर 1 होंगे और हमारी कंपनी भी नंबर 1। ऐसे ही हमारे ओम सर हैं, बराबर 24 घंटे रात दिन, उनका जैसा मैंने व्यक्ति ही नहीं देखा कि ट्रेन में चलते हुए, सोते हुए जो ट्रेनिंग मीटिंग बना ले। आप नहाकर नहीं बाथरूम से निकल पाएंगे तब तक ट्रेनिंग मीटिंग का पूरा पेज सर मोबाइल से तैयार कर लेते हैं।
साथियों ऐसे व्यक्ति भी हम लोग अगर दिया लेके भी ढूंढने जाएंगे तो भी नहीं मिलने वाले। आज भले ही लोग इन लोगों को ना समझ पाए, आने वाले समय में आप हाइड्रोजन और मरकरी लेकर भी घूमेंगे तो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आज अगर अपने काम को बढ़ाना है तो जो भी हमारे फाउंडर हैं, जो भी हमारे अपलाइन हैं, उनके चिपक जाना है। जो भी वो बताएं, जो भी काम करने के लिए, डेमोक्रेट बनाने के लिए, फील्ड में निकलने के लिए करते जाइए। कभी भी कोई भी अपलाइन आपको गड्ढे में नहीं धकेलेगा, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, जैसे जॉब देने वाली कंपनी नहीं है कि वहाँ हर समय कंपटीशन चलता है। तो आज तो वो दौर आ गया है, कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, एमएलएम सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें जो मजदूर वर्ग जो भी होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे सेल्समैन हो, चाहे सुपरवाइजर हो, एक समय के बाद निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं। आज तो बाहर दिल्ली जैसी सिटी में 40 साल की अगर आपकी एज है तो फैक्ट्री से बाहर आप, हो सकता है बचपन से समय दे रहे हो, आपको कोई नोटिस भी नहीं थमाया जाता है कि हम आपको निकालने वाले हैं, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर लो। ऐसा भी कुछ नहीं होता। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, आपसे बोल दिया जाएगा, आपका हिसाब कर दिया जाएगा, आप घर जाइए। तो उस समय साथियों हम जीरो होते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आज अगर अपने हिंदुस्तान की पोजीशन देखी जाए, 20% लोग जॉब पाते हैं, 80% लोग फैक्ट्रियों में ही करते हैं। तो साथियों इससे भी बचना है। और अगर इसका अगर जीता जागता आपको उदाहरण अगर देखना हो, रुद्र सिंह मिश्रा सर को देखो, नाम तो सुना ही होगा। रुद्र सिंह मिश्रा सर जो लखनऊ से हैं और वरिष्ठ पत्रकार से रिटायरमेंट भी है हिंदुस्तान से। और इससे पहले की वो कहानी रोज बताते हैं। हो सकता है कई लोग जूम मीटिंग पे जो ज्वाइन रहते हैं सोचते हो कि मिश्रा जी वही अपनी बार बार स्टोरी रिपीट करते रहते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, मिश्रा सर ऐसा क्यों करते हैं उसको समझें। ये ना समझे कि बार बार वो अपनी कहानी बताते हैं, स्टार्टिंग में अपनी कहानी बताते हैं, उसके पीछे भी कोई लॉजिक है। कभी भी इस चीज से इग्नोर ना करें किसी भी मीटिंग में कि ये व्यक्ति सामने वाला बार बार अपनी कहानी क्यों बताता है। उसमें जो सीखने वाली बातें हैं उन पे ध्यान दें, उनसे सीखें। जैसे हमेशा रुद्र सिंह मिश्रा सर बताते हैं, मैं पहले नव भारत टाइम्स में था और लगभग 92 लोग शायद बताए थे, 92 लोग थे, पूरा स्टाफ था जो एक साथ जॉब पाकर काम करता था। नव भारत टाइम्स में एक समय ऐसा आया, उनकी कंपनी ने किसी भी व्यक्ति को कोई नोटिस भी नहीं थमाया और नव भारत टाइम्स से बाहर कर दिया। रुद्र सिंह मिश्रा सर के साथ में जितने भी लोग थे भी कोर्ट में गए और कोर्ट से ही जजमेंट उनको सही ठीक ठाक ना मिलने के कारण वहां से उनको सुप्रीम कोर्ट भी भेज दिया गया। और साथियों ये सिलसिला कितने दिन चला? 25 से 30 साल उन्होंने बताया। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते 25 से 30 साल हो गया। साथियों एक जॉब करने की एज क्या होती है आप सोच सकते हैं। 25 26 साल 21 साल जो भी मानिए। रुद्र सिंह मिश्रा सर हो सकता है कि उस समय 24 25 साल के हों और 30 साल उन्होंने कोर्ट कचहरी
तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाए। उनकी आज एज क्या हो गई होगी, एक रिटायरमेंट वाली, और बीच में उन्होंने कोई पैसा भी नहीं पाया। 30 साल बाद जब उसका जजमेंट आया तो सैलरी फंड की छोड़िए, जितने भी 92 लोग थे उनको 1-1 लाख रुपए थमा दिया गया। साथियों, 30 साल में मिश्रा सर के 92 साथी थे। हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा इन लोगों ने अपने जूता चप्पल तोड़ दिए हों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। तो सर, मेरा कहने का मतलब यही था कि सर जो भी कहानी बताते हैं अपनी, उससे भी सीखें। सीखें ये कि आप अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं या किसी भी नौकरी में हैं, वैसे नौकरियां रही नहीं, ये सब तो बोलने में भी शर्म आती है कि नौकरियां, सरकारी नौकरियां। अगर आप प्राइवेट किसी लिमिटेड संस्था में ज्वाइन हैं या कर रहे हैं या आने वाले समय में आपके बच्चे करेंगे, उनको या आपको नोटिस भी नहीं थमाया जाएगा और आप कहीं भी चक्कर काटते रहें, कोर्ट कचहरी या लेबर वाली जो कोर्ट होती है उसमें भी जाएं, लेकिन कहीं न्याय नहीं पा पाएंगे। बिना नोटिस आपको बाहर निकाला जा सकता है। हो सकता है आपका भाई हो, उसको निकाल दिया जाए। हो सकता है आने वाले समय में आपका बच्चा हो, उसको भी निकाल दिया जाए। उसके बाद जब कोर्ट कचहरी में आपको न्याय नहीं मिलेगा तो चक्कर लगाते लगाते आप रोड पर नजर आएंगे। तो उनकी स्टोरी से भी सीखना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ और वो हमारी फैमिलियों के साथ ना हो। तो रुद्र सिंह मिश्रा सर को हम तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि अपनी स्टोरी बताते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन आप लोग क्या मनसा रखते हैं, क्या भाव रखते हैं, किस तरीके से सुनते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सीखिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताता है, महेश अस्थाना सर हमेशा बताते हैं कि हम कक्षा 8 पास है। कुछ लोगों को मजाक लगता है, कुछ लोगों ने पूछा भी, इतना अच्छा बोलते हैं, ये काहे चूतिया बनाते हैं, कक्षा 8 पास है। हो सकता है आपको भी मजाक सूझ रहा हो कि कक्षा 8 पास हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी बातें सुनो, जब उनकी मीटिंग सुनो, तो साथियों किसी पीएचडी वाले से कम नहीं लगते हैं। और सामने किसी को बैठा दिया जाए ना, तो बातों से भी नहीं समझ पाए कक्षा 8 पास है। यही लगेंगे ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग के या कहें कोई एमबीए के क्लास के, ये पीएचडी होल्डर हैं। लेकिन साथियों उनको या उनकी भाषा शैली में या उनके खुद के व्यक्तित्व में निखार कहाँ से आया? एमएलएम सेक्टर से, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से। कि इसमें एक कोई भी व्यक्ति आ जाए, नॉर्मल व्यक्ति, उसकी भाषा शैली अगर वो 5-10 साल टिक जाए, भाषा शैली, रहन सहन और व्यवहार, ये सब बदल जाता है। ये एक समय था, मैं अपना खुद बताऊं तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने किसी कंपनी में या एमएलएम सेक्टर में कभी कोई जॉब नहीं किया या किसी का नाम भी नहीं पहले जानता था। फर्स्ट नाम था जेएमबीडी, जिसको मैंने सुना, समझा, और लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवहार ही मुझे खींच के लाया। आज मैं हजारों लोगों में अपना व्यवहार परोस रहा हूँ। तो सर, अपनी तो छोड़िए, बट जो महेश अस्थाना सर कहते कि मैं कक्षा 8 पास हूँ, और किसी जो कंपनी का नाम वो लेते हैं कि उसमें पहले रहा, और डेढ़ 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 2-2 लाख का चेक पाया। आज की डेट में साथियों कक्षा 8 पास वाला किस फैक्ट्री में, किस नौकरी में, कहाँ से 1 लाख रुपए भी पाएगा? अरे 1 लाख छोड़िए, 10-10 हजार भी पाएगा? बचा पाएगा कहीं से? नहीं बचा पाएगा। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम सेक्टर, जिसको अगर माना जाए एमएलएम को महालक्ष्मी मंत्र, इससे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो,
कैसा भी हो, अगर सिस्टम में 5 साल कदम से कदम मिलाकर चल गया अपलाइनों के साथ में, साथियों उसका तो जीवन बदलेगा ही, उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों का बदल जाएगा। अपनी तो वो छोड़ दे, उसका तो भला हो गया, आने वाली 3 पीढ़ियों का भला कर देगा। आप महेश अस्थाना सर को देखिए, प्रूफ है, उनको आप लोग सुन चुके हैं कि कक्षा 8 पास व्यक्ति कैसा बोलता है। और हो सकता है हम आप यहाँ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, डॉक्टरी का कोई डिप्लोमा लिए, कोई इंजीनियरिंग का लिए, कोई टीचर है, कोई बीएड करे बैठा है, उनके जैसे बोल पाएगा या उनके जैसे शब्द निकाल पाएगा? साथियों, ये कहीं से उन्होंने अनुभव खरीदा नहीं है, जीवन में कदम कदम पर ठोकरें खाकर वो शब्द, वो अनुभव पाया है। इस सेक्टर में, एमएलएम सेक्टर में जितनी ज्यादा अड़चने आएंगी, जितनी ज्यादा ठोकरें लगेंगी, उतनी ज्यादा आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और भविष्य में उतना बड़ा ही आपका काम होगा। कभी भी इन ठोकरों से ना डरें, हमेशा उसका सामना करें। और संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है। तो साथियों, बात करते हैं पॉइंट पे आते हैं कि दिल्ली मीटिंग जो हुई थी बहुत ही लाजवाब थी। और लाजवाब क्यों थी, हो सकता है कई लोगों ने वीडियो देखा था जो 6th एनिवर्सरी थी, कोरोना काल के पहले जो हुई थी, उसमें लोगों ने देखा बहुत अच्छा सेट बना हुआ है, सब कुछ है। उस समय की वो भी बहुत बेहतरीन मीटिंग थी। और अब के समय की अगर बात करें, अब के समय की इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथियों, इसमें 2 साल कोरोना काल भी था। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी फार्मेसी कंपनियां धराशायी हो गई, बंद हो गई। उसमें जो व्यक्ति काम कर रहे थे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर हो, वो जीरो हो गया। कई लोग तो सब्जियों की रेडियां लगाने लगे क्योंकि उनको अपनी घर की, अपनी कार की ईएमआई चुकानी थी। और हमारे कुछ तो परिचित के ही है। उसके बावजूद भी हम लोग दिल्ली में इतनी भारी संख्या में शाह ऑडिटोरियम में और साहस के साथ मीटिंग करके आए हैं। इसके लिए जेएमबीडी की पूरी टीम को और जेएमबीडी जितने भी मेंबर वहां गए या ना गए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो आने वाले समय में नेक्स्ट एनिवर्सरी जो होगी साथियों, हो सकता है जो लेट हो जाएगा उसको खड़ा होना पड़ेगा, टिकट होने के बावजूद भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो माहौल तगड़ा बना हुआ है। वो आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है कि छोटे मोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा। वो आने वाले समय में शाह ऑडिटोरियम भी छोटा पड़ेगा। जेएमबीडी का वो माहौल बन चुका है। और कभी भी महेश अस्थाना सर जो कहते हैं ना, जब तूफान आते हैं तो ये छतरियां काम नहीं करती हैं, उड़ जाती हैं। तो जेएमबीडी में वो माहौल बन चुका है और ये छतरी से रुकने वाला नहीं है, छतरी उड़ जाएगी। तो हमेशा जो भी हमारा अपलाइन है, क्या जेएमबीडी का कोई भी सदस्य है, अगर आपको किसी मीटिंग के लिए प्रमोट करता है, अभी एक बहुत ही लाजवाब मीटिंग प्रयागराज की भी हुई। तो प्रयागराज की जितनी भी टीम है और जहां जहां भी उनकी टीम है, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे सीधी एमपी आरा बिहार, जहां जहां के भी लोग हैं उसमें, उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि एक सफल और बहुत ही लाजवाब जो मीटिंग का आयोजन किया, इसके लिए सीके सर की टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथियों, बहुत ही गजब का माहौल था, बहुत ही तगड़ा माहौल था। और उसके बाद जो कार्य हो रहा है वो भी बहुत ही लाजवाब है। साथियों, जब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में हमारा ऐसा माहौल होगा, वही तो मैं कह रहा था, जब ऐसा हमारा छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में माहौल बन चुका है दिल्ली की सेमिनार मीटिंग के बाद में, तो आने वाले समय में
कि छोटे मोटे ऑडिटोरियम बैठने का मौका सबको नहीं मिलने वाला है, तो इसकी भी बहुत बड़ी कंपनी की तैयारी चल रही है, हमेशा समीक्षा चलती रहती है। तो साथियों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्हें बोला जाए जूम मीटिंग बैठिए, तो हो सकता है उनके पास टाइम ना हो। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक फीलिंग आई, एक विचार आया, आज मैंने दोपहर में सोचा, और उससे उसको अभी कल रमेश सर आ जाएंगे हमारे पास में, हमारे गेट अपलाइन, और उनका मैं मोस्ट वेलकम भी करता हूँ इटावा की धरती पर। उनके साथ बैठ कर डिस्कस भी करूंगा कि विचार ये आया है, आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो आप लोग भी अपने सीनियर से उसका सपोर्ट मांगे। कि जैसे जूम मीटिंग करते हैं, प्रतिदिन जो संख्या घटती हुई जाती है, इस पे हम लोग एक काम करेंगे कि जो भी नया व्यक्ति ज्वाइन हो, जिसको भी आप किट पकड़ाएं, ज्वाइन करें, उसके मोबाइल में जूम ऐप जरूर डाउनलोड करें और उसको शाम को लिंक भेजें। और किसी की भी मीटिंग हो, एनीबडी, किसी के टीम का, पूरी जेएमबीडी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सीनियर अपलाइन की अगर मीटिंग है, और जिसको भी आप ज्वाइन करेंगे, उसको दोपहर में उसका नाम और उसके अपलाइन का नाम कस्टमर केयर नंबर पे भेज दें, और उसका जूम मीटिंग के माध्यम से, जिस अपलाइन की मीटिंग चल रही हो, लास्ट में या स्टार्टिंग में उसका, उसके नाम से, उसके अपलाइन के नाम से बुलाया जरूर जाए, और उसको एक सम्मान दिया जाए, और अगर उसको उसमें 2 मिनट का बोलने का मौका दिया जाए फर्स्ट मीटिंग में, तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो लगातार मीटिंग में फिर ज्वाइन भी होगा और बैठेगा भी। कई बार क्या होता है, हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं और वो जीएमबीडी सिस्टम में किसी को जानता नहीं है, 2-4 बैठने के बाद में वो बैठना बंद कर देता है। लेकिन अगर फर्स्ट दिन ही हम अपनी कंपनी में उसका यानी वेलकम अच्छे से करेंगे, और उसका जिस दिन ज्वाइन होगा उसी दिन उसका नाम जूम मीटिंग में आ जाएगा, और उसके सीनियर अपलाइन का आ जाएगा, तो साथियों उसका भी सीना चौड़ा हो जाएगा और कंटिन्यू मीटिंग में बैठना वो चालू कर देगा। अगर आप लोग सहमत हो तो अपने हिसाब से बात को रखें अपने सीनियर अपलाइन से। तो जो मैं बात कर रहा था मीटिंग सेमिनार की, तो साथियों इससे एक मैं आप लोगों को कहानी भी सुनाने जा रहा हूँ, और उस कहानी के सार को समझें और उसको, उस पर विचार करें। क्योंकि जो भी मीटिंग होती है उसमें हम लोगों को जो बुलाया जाता है, जब हम लोग 100 लोगों को बताते हैं, तो हो सकता है उसमें 30 लोग आए, 40 लोग आए, हर किसी के समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को ये कहानी जरूर सुनाना। एक बार एक राजा ने एक सभा बुलाई, और उस सभा में एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि एक भरी हुई नदी है, उसमें कूदना है, और एक छोर से दूसरे छोर पर जो व्यक्ति जाएगा, और जो व्यक्ति फर्स्ट आएगा, राजा ने बोला जो व्यक्ति कूद कर इस छोर से उस छोर जाएगा और पहुंचकर उसमें जो जो फर्स्ट आएगा, उसको मैं अपना आधा राज पाठ दे दूंगा, और अपनी बेटी से उसका विवाह स्वयंवर करवा दूंगा। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया, और फिर एक दिन निर्धारित हुआ। साथियों, ये समाचार पूरे राज्य में फैलाया गया, और इसके लिए एक दिन निर्धारित हुआ, और निर्धारित दिन राज्य के सभी लोग दौड़ते हुए नदी के किनारे आए, और अचानक सभी लोग रुक गए। नदी के किनारे आकर रुक गए, तो देखा उस नदी के अंदर बिच्छू, सांप, मगरमच्छ, सारी चीजें थीं। सभी लोग सोच रहे थे कूदें या न कूदें, कूदें या न कूदें। लोगों के बीच में ये मंथन चल रहा था। उतने में ही एक आवाज आई झप से। देखा तो एक नवयुवक तैरते तैरते उस पार पर पहुंच गया, सेकेंड साइड जहां जाना था उस पार पहुंच गया। जब राजा ने उसका स्वागत किया,
फूल माला पहनाया और बोला, कल मैं अपनी बेटी से इसका स्वयंवर करूंगा, इसको कक्ष दिया जाए और आराम कराया जाए। जब वह नवयुवक अपने कक्ष में गया तो सारे गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए, और उससे पूछा कि सांप, बिच्छू और मगरमच्छ देखकर तो हम लोगों की हालत खराब हो गई, और तेरे पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि तू उस नदी में छलांग लगा गया। तो उस नवयुवक ने जवाब दिया कि हिम्मत की तो तू बात छोड़, पहले साले ये बता, धक्का किसने मारा। साथियों, यहाँ सोचने वाली बात है, आपको भी हंसी आ रही होगी कि जो व्यक्ति इस पार से उस पार पहुंचा, उस व्यक्ति ने पूछा कि ये बता साले, मुझे उसमें धक्का किसने मारा। साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेमिनार में लाने के लिए जो धक्का मारा जाता है वो आपके भले के लिए मारा जाता है। तो तैयार हो? अगर आप तैयार हैं तो एक और मौका मिल रहा है, तैयार हो जाइए धक्का खाने के लिए। 28/5/2023, दिन रविवार, समय 11 बजे, इटावा मीटिंग होने वाली है। और जिस किसी ने इस सेमिनार में अपने किसी भी साथी या रिश्तेदार के धक्का लगा लिया तो उसको तो राजपाट मिलेगा, लेकिन उससे आधा राजपाट आपको भी मिल जाएगा। तो इस पे विशेष ध्यान दें। लोगों को, चाहे उसको कहानी के माध्यम से, चाहे उसको बातों के माध्यम से, चाहे अपने पर्सनल व्यवहार के माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से उसको जूम मीटिंग तक या अपनी सेमिनार तक जरूर लाएं। और आप लोग भी किसी भी मीटिंग को कभी ना छोड़ें, कितना भी काम हो। काम तो जीवन भर रहता है और कभी कम नहीं होने वाला है, लेकिन मीटिंग, सेमिनार ये हर समय नहीं होती हैं। इसका समय, टाइम निर्धारित होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम लोग दिल्ली मीटिंग में थे, समय निर्धारित होने की वजह से दद्दा जी की और जो दद्दा जी के मित्र थे उनकी पूरी बात नहीं हो पाई थी। इतना साथी उस समय का बॉन्ड रहता है। लेकिन अभी भी एक बहुत अच्छा मंथन चल रहा है अभी, और रमेश सर से भी चल रहा, पूरी टावर टीम से चल रहा है कि अगर हम लोग इटावा में 200 से प्लस अगर लोग बैठा लिए, और वैसे बात तो चल रही है 400 प्लस से, ऐसा नहीं है, तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, लेकिन 200 से प्लस अगर हो गए, अभी हमारी 22 तारीख की पर्सनल मीटिंग भी है, तो हम लोग दद्दा जी को इटावा की धरती पर बुलाएंगे। और हम चाहेंगे कि हमारी इटावा टीम को दद्दा जी का आशीर्वाद मिले। आप लोग भी तैयार रहना। आपकी अगर किसी की लिस्ट हो इटावा में तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी एजुकेशन मिलने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ से 12 रॉयल्टी अचीवर ने हुए थे। बहुत अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी, और बहुत साथियों का कुछ नए अचीवमेंट भी हुए हैं, और रिवार्ड स्कीम भी रहेगी, और बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका भी मिलेगा। तो आप लोगों को एक बात और समझा दूं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसको भी समझें और उस पर भी गौर करें। साथियों, जो दूध होता है उसको सभी लोग जानते होंगे। सभी सभी लोग दूध को जानते हैं। दूध जो होता है बहुत ही पवित्र होता है और कोमल होता है। अगर दूध में थोड़ी सी खटास मिल जाए या मिला दी जाए तो वह फट जाता है। साथियों, खटास मिला दी जाए
तो फट जाता है और फट कर क्या बन जाता है, दही या पनीर, राइट। सभी लोगों को पता होगा, जब खटास मिला दी जाती है या कुछ खट्टी चीज डाल दी जाए, या जो जमा हुआ दूध होता है जो उसको दही हुआ या उसमें मट्ठा हुआ जो भी डाल देते हैं, खटास तो जम जाता है, या दूध फट जाता है उसको पनीर बना लेते हैं। तो जो फटा हुआ दूध होता है, तो दूध, अगर दूध का रेट देखा जाए तो कितना होता है, 50 से 60 रुपए किलो। और जब वो फट जाता है, दही बन जाता है, तो उसकी कीमत क्या होती है, 100 से 150 रुपए किलो। थोड़ी सी खटास डालने पर उसकी कीमत बढ़ी या घट गई। साथियों, उसमें थोड़ी सी दूध में खटास मिलाने से वो दही बना और उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये समझा। अगर आप दही की कीमत और बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दही को मथनी से आपको मथना पड़ेगा या ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करने के बाद में जब उसमें से जो बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, मक्खन। जो मक्खन बनता है, दूध की कीमत थी 50-60 रुपए केजी, दही की 100-150 रुपए किलो, और मक्खन की कीमत साथियों 1,500 रुपए किलो होती है। कीमत बढ़ी या घटी, और अगर उसकी भी कीमत बढ़ानी हो तो उसको आग पर तपाना पड़ेगा। उससे क्या बनेगा, घी बनेगा। घी की कीमत क्या होती है, वो हम आप सब जानते हैं। घी की कीमत तब और साथियों बढ़ जाती है जब उसे ईश्वर के दीपक में जलाया जाए। हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं और जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब उसके दीपक में जलाते हैं और उसके अंदर उसको डाला जाता है, उससे ना ना वो सिर्फ अपने आप को प्रकाशित करता है, बल्कि कई सारे लोगों को प्रकाशित कर देता है। यस या नो। साथियों, जो दीपक जलाया जाता है वो कई लोगों को उजाला देता है। तो सोचिए, एक दूध से घी बनने तक का जो सफर है वो आसान नहीं है। हर बार उसको अपने आप में रोना पड़ता है, और हर बार उसको एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि आज आपके जीवन में हर रोज नया चैलेंज आ रहा है, आप भी आज भी आपको लोग अगर हिला रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है उसको हिला झुला के देखते हैं, खींचतान करते हैं, और आपके अंदर अगर खटास डाल रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी कीमत बढ़नी चाहिए। और आपकी कीमत तब तक बढ़नी चाहिए जब तक आप उस घी की तरह लोगों के जीवन में प्रकाश न डाल दें। तो साथियों, अगर आप अच्छा भाव रखकर काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन में अगर प्रकाश डाल रहे हैं, तो आप उस ईश्वर के दीप से कम नहीं है। और हर हमारा अपलाइन जो भी आज फील्ड पे वर्क कर रहा है और जो भी जेएमबीडी कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर चलता है और हमेशा एक नई सीख देता है। तो साथियों, इसीलिए मैं कह रहा था कि हर साथी अपलाइन का अपना रिस्पेक्ट करें। आज हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, जैसे हमारे रेस्पेक्टेड आजाद सर, उनको देख लीजिए। कभी आजाद सर चाहते हैं कि दूसरा जेएमबीडी में या मेरे माध्यम से आजाद पैदा ना हो, और इसके एमएलएम सेक्टर के अलावा और कोई सेक्टर हो सकता है कि वो चाहे कि आप आगे बढ़ें।
एमएलएम सेक्टर के अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है। भाई भाई नहीं चाहता है कि आगे बढ़े कोई, यानी हमारा भाई हमसे आगे निकले, उसको बड़ी पदवी मिल जाए। कोई नहीं समाज में चाहता है। चाहे घर की बात करें, चाहे पड़ोस की बात करें, चाहे अपने समाज की बात करें, एक दूसरे की टांग सभी खींचते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े। लेकिन जीएमबीडी और नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए कि हम अपने जैसा डुप्लीकेट तैयार करते हैं। तो बात चल रही थी आजाद सर की। हर समय दिमाग में हर सीनियर की यही चलता है कि आजाद सर के भी दिमाग में यही चलता है कि मैं हजारों करोड़ों आजाद पैदा कर दूं इस हिंदुस्तान में और विदेशों में, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनको भी इनकम आए और जो भी व्यक्ति संपर्क में आए वो भी करोड़पति अरबपति हो। यस या नो? बात करते हैं रुद्र सिंह मिश्रा सर की। क्या मिश्रा सर नहीं चाहते हैं कि उनकी टीम में हजारों मिश्रा पैदा हो, उनके जैसे पैदा हो हर समय हर क्षण? साथियों, वो भी रुद्र सिंह मिश्रा सर भी चाहते हैं और बराबर सोचते हैं कि हम दूसरा अपने जैसा क्लोन बनाएं, तैयार करें और दूसरा मिश्रा पैदा करें। और दूसरा नहीं, यहाँ तक कि जीवन भर जितने भी हमारे साथ जुड़ते जाएं, हम हर किसी को अपना अपने जैसा एजुकेटेड बनाएं। एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि हमसे आगे कोई निकल जाए, हमारा फार्मूला जान जाए, हमारी ट्रिक वो जान जाए, हम उसको आगे बढ़ा दें। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, हर सीनियर साथी चाहता है कि आप हमसे बेहतर बने। बात करते हैं सीके सर की, प्रयागराज यूपी से। क्या वो नहीं चाहते कि दूसरा सीके पैदा हो हमारी टीम में? रात दिन बेचारे लगे रहते हैं। पूछिए खाना कब मिलता है, कब वो घर जाते हैं। आज ऐसे हमारे सैकड़ों साथी हैं जीएमबीडी में, जिनका हो सकता अगर नाम लें पूरा घंटा चला जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा, घंटे के बाद छोड़िए। जो साथियों पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, खाना तक भूल जाते हैं, अपना घर छोड़े हुए पड़े हैं। आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो आपका दायित्व क्या बनता है? उसकी मेहनत को इग्नोर कर दें? या उससे ये कह दें आज मैं बहुत बिजी हूँ, या मैं ससुराल गया हूँ, या बारात फंस गई, जब सेमिनार मीटिंग के लिए कॉल करे तो बहाने बना के टहला दो? अगर आप दूसरे की कद्र करेंगे तो साथियों ईश्वर भी आपके समय की और आपकी इज्जत मान सम्मान कद बढ़ाएगा। बात करते हैं प्रयागराज जयराम सर की। पूरी फैमिली साथियों लगी हुई है। बहुत कम कंपनियों में या बहुत कम संस्थाओं में आपने सुना होगा, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, पूरी फैमिली एक ही कार पर डिपेंड। क्यों? विश्वास। जिस व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है, वो अपनी फैमिली क्या, अपने आप को पूर्णतया समर्पित नहीं करता है। और जो व्यक्ति समर्पित भाव से कार्य करता है, उसको साथियों आगे बढ़ने से आंधी तूफान भी नहीं रोक पाएंगे। चाहे जितनी बरसात हो जाए, चाहे जितनी सर्दी पड़ जाए, चाहे जितना घनघोर तूफान आ जाए, उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि उसका पूरे भारत में, देश विदेश में सिस्टम होगा। आज अगर हिंदुस्तान में आंधी आ रही है, तो साथियों कनाडा में नहीं आ रही होगी, जिम्बाब्वे में नहीं आ रही होगी, अमेरिका में नहीं आ रही होगी। ऐसे बहुत से देश हैं जहां हमारा सिस्टम होगा, वहां नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो हमारे पास जेएमबीटी का पैसा आ रहा होगा। बात करें महेश अस्थाना सर की। क्या अस्थाना सर नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा अस्थाना पैदा हो जेएमबीडी में? वो अगर अगर वो ये चाहें तो लोगों को अपनी कटिंग भेजे ही नहीं, लोगों को कुछ बताया ही नहीं। साथियों वो भी चाहते हैं कि हमारे जरिए जेएमबीडी में हजारों अस्थाना पैदा हो, हजारों में ऐसे अस्थाना पैदा हो, जिससे हमारी कंपनी भी बढ़ेगी और हम भी बढ़ेंगे। आने वाले समय में हमारा जो चेक होगा वो दिखाने के काबिल होगा। और हाँ, यानी हम अपने लोगों को नहीं, जो हमारी पीढ़ियां होंगी उन उनको
वो उसको देख के लोगों को एक उदाहरण देंगे कि हमारे भी दादी बाबा हुआ करते थे जीएमबीडी में, जिनकी देन है आज हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ रही हैं, लाइन में ही लगना पड़ रहा है कि फॉर्म सबमिट किया, कोई जॉब निकली 1000 लोगों की और वहां पे 10 लाख लोगों की लाइन लगी हुई है, तो उनको लाइन में नहीं लगना है। साथियों, जेएमबीडी वो सिस्टम है, पहले दिन से ही उनको उतनी इनकम होगी जितने उनके दादी बाबा छोड़ के गए होंगे। ऐसे हमारे बहुत साथी हैं, जैसे सुरेश सर देख लीजिए, गुजरात से, बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। क्या वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा गुजरात में कोई सुरेश सर पैदा हो? वो भी चाहते हैं कि हमारे जैसे हजारों क्लोन बने और हजारों सुरेश पैदा हो। और अगर बात करें रानी मैम की, अलका मैम की, सुमन मैम की या नेहा जी की, अलका जी नहीं चाहती हैं कोई दूसरी अलका पैदा हो, वो भी चाहती हैं। साथी, उनकी मेहनत देखिए, उनकी निष्ठा देखिए, उनका भाव देखिए, जेएमबीडी के प्रति क्या रहता है। वही अलका जी हैं जो दिल्ली से एक टाइम गत्ता लाद लाद के ट्रेन पे सर पे रख के फील्ड वर्क किया करती थी। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को पहुंचाया करती थी। तो इनका कभी नाम पीछे नहीं जाने वाला, इनका आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ऐसे रानी मैम को देख लीजिए, कितना कड़ा संघर्ष करती हैं, पूरे दिन स्कूटी चला के या अपनी पर्सनल फोर व्हीलर चला के लोगों को जा जा के जागरूक करती हैं। साथियों, एक महिला होके वो इतना संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कुछ अगर पुरुष वर्ग की बात करें, इतने निकम्मे होते हैं कुछ ऐसे लोग जो फोन पे इग्नोर लोग कर देते हैं, जो सेमिनार मिस कर देते हैं, जो जूम मीटिंग मिस कर देते हैं, वो इन लोगों से सीख ले। सुमन जी की बात, एक अपना अच्छा सा वो डिपो भी मेंटेन किए हैं और बहुत अच्छी सेल भी देती हैं। आज उनका भी नाम, क्या वो नहीं चाहती कोई दूसरी सुमन पैदा हो? साथियों, वो भी चाहती हैं उनका भी क्लोन बने, उनकी जैसी भी हजारों पैदा हो। इसी तरीके स्नेहा जी को देखो, प्रतिदिन फील्ड पे नजर आती हैं और प्रतिदिन उनकी कोशिश रहती है कि 2 से 4 नए क्लोन बनाए। तो साथियों, जो उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, जो भी उन्होंने अभी पढ़ाई लिखाई की है, ग्रेजुएशन चल रहा है, बट उनको नौकरी के लिए लाइन में नहीं लगना है, उनको भटकना नहीं है। उनका जो उज्जवल भविष्य लोग कामना करते हैं, उनका उज्जवल भविष्य हो चुका है। लोग 40 साल में, 50 साल में अन्य संस्थाओं में रॉयल्टी पाते हैं, जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। आज वो जिस उम्र में रॉयल्टी पा गए हैं, किसी ने कभी इतनी जल्दी सपना भी नहीं देखा होगा कि हम रॉयल्टी पा जाएं। साथियों, ये जेएमबीडी सिस्टम की दम है, ये हमारे प्रोडक्ट की दम है, ये हमारे दद्दा जी की दम है, जो इतनी जल्दी सिस्टमेटिक तरीके से आपको रॉयल्टी अचीवर बना दी। और आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्कोप जा रहा है, साथियों, मैं जब सोचता हूँ, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं, तो देखता हूँ आने वाले समय में 3-4 साल में वो समय आएगा, आपको इसमें प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूँ, जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है। आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग के सदस्य बन पाएंगे। अगर आपका करेक्टर अच्छा ना हुआ, तो हो सकता है आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट सदस्य नहीं बन पाएंगे। वो भी सिस्टम लागू होने वाला है। अगर जिसकी आज आंखें नहीं खुलेंगी, आने वाले समय में उसकी हमेशा के लिए आंखें खुल जाएंगी। तो साथियों, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इस समय बहुत ही लाजवाब हमारी तैयारी चल रही है जावा से।
वो सभी साथी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, बराबर बैठकर सभी से समीक्षा भी हो रही है। और एक बहुत अच्छा एक सहयोग और मिल रहा है इटावा से। इटावा में मैंने जो लगातार 5-6 साल का जो समय दिया है, जो 5-6 साल का समय दिया है, उसका क्या लाभ मिला है उसको भी समझें आप लोग। 5-6 साल में यहाँ पर 20-22 स्टोर हैं खाली इटावा में। और उसके बाद हर व्यक्ति, हर जन, चाहे वो नगर का हो, ग्रामीण का हो, वो जेएमबीडी को जानता है। कहीं भी अपना प्रोडक्ट दिख जाए, तुरंत दूर से बता देगा कि जेएमबीडी का प्रोडक्ट लिए जा रहे हो। ऐसा माहौल बना हुआ है। और ऐसा लोगों में ही नहीं, वहां का जो प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, या विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, छोड़ा किसी को नहीं जिसको अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करवाया। चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं छूटा है। चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, चाहे वो वहाँ का एसडीएम हो, हर किसी को मैंने वहां पर जेएमबीडी का प्रोडक्ट यूज करवाया और उसका लाभ भी दिया है। और वो लाभ या मेरी पहचान कैसे बनी है? प्रोडक्ट के माध्यम से, जेएमबीडी के सिस्टम के माध्यम से, और पीछे से जो इतना अच्छा जो प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। किसको? दद्दा जी को। दद्दा जी ने जो प्रोडक्ट क्वालिटी बनाई है, साथियों, हो सकता है कि जो हमारे साथी जो डॉक्टर होंगे वो समझ रहे होंगे, लेकिन मैं उसको अच्छे से समझता हूँ, पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, कि जो जबरदस्त क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, वो आपको एलोपैथ में भी नहीं मिल पाएगी। तो कभी कभी वही सोचता हूँ कि दादा क्वालिटी इतनी जबरदस्त बनाते हैं कि ये जो एलोपैथ होता है उसको भी हम लोग मार दे जाते हैं। और उससे ही हमारा इतना तगड़ा माहौल तैयार हो रहा है। तो अगर कोई भी बिलीव के साथ, अच्छे भाव के साथ, अगर किसी को खुद बिलीव नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट काम किया ना किया, और सामने वाले ने ये कह दिया कि इसकी क्या गारंटी है, तो आपकी दम फूल जाएगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आप में वो भरोसा होना चाहिए कि हमने बीपी लो केयर दी है तो इसकी मेंटेन होगी। वो 100 नहीं, 110% मेंटेन होगी। क्योंकि हम वो फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं जो उसकी बॉडी को जरूरत है, जिसकी कमी से बीपी लो होना चालू हुआ, उसकी कमी पूरी करने के लिए हम उसको बीपी लो केयर दे रहे हैं। 110% उसको लाभ मिलेगा। अगर ये विश्वास आपके अंदर है और अच्छे भाव से उसको यूज करवाएंगे, तो 110% उसको लाभ मिलेगा। और हर प्रोडक्ट की बात करता हूँ, एक की नहीं बात कर रहा हूँ, हर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो साथियों, अभी एक हमने अभी पिछले सप्ते मीटिंग भी की है, और वो मीटिंग जो है, हमारे इटावा के जो न्यायाधीश हैं, या उनके विधिक के जो सचिव हैं, उनके द्वारा, पहले उसको पूरा समझें। मैटर क्या है? एक संगठन है, और वो कब स्टार्ट हुआ? भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। इसके बाद राज्य सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया। इसकी न्यूनतम इसकी नियुक्ति जनपद न्यायाधीश एवं विधिक सचिव के माध्यम से होती है। इसका कार्य क्या होता है इसको भी समझें। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिविर लगाकर प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करना होता है। जैसे किसी का केसीसी लोन होता है, जो खेती पे लोन होता है, बिजली बिल बकाया, महिलाओं के वाद विवाद, इनकम टैक्स, जो भी जो टैक्सेस होते हैं, उसमें क्या करवाते हैं? ये रियायत दिलवाते हैं। बीच में किसी को दलाली नहीं लेने देते, डायरेक्टली काम करवाते हैं। मोटरसाइकिल का चालान हुआ, निगर निगम, नगर पालिका आदि के जो मामले होते हैं, या किसी का लोन पेंडिंग पड़ा है, उसके बार 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 नोटिस जा रहा है और उसको वो भर नहीं पा रहा है, किसी बीमारी से पीड़ित है, जिससे
बैंक द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है, तो साथियों इनका काम होता है विधिक सेवा प्राधिकरण वालों का कि उस व्यक्ति को एक डेट दिलाई जाती है, उसी डेट में उसका न्याय किया जाता है। अगर उसका 1 लाख हुआ या कोई भी उसकी रकम हुई, इनकम रकम की बात नहीं करता हूँ, कोई भी रकम हुई तो रियायत उसमें इतनी मिल जाती है, हो सकता है पैसा पैसा पूरा माफ कर दिया जाए या ब्याज ही दिलवा दिया जाए। अगर उसका पैसे से काम चल रहा है तो पैसा ही दिलवा के ब्याज माफ कर दिया जाए, इतनी सहूलियत मिल जाती है। तो ये लोग जो होते हैं, जो न्यायाधीश, जो अपने जनपद के जज होते हैं, वो अपने सचिव के माध्यम से कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं, जो 1 से 2 लोगों का स्टाफ बनाकर तहसील बाई तहसील बैठालते हैं। तो तहसील का कोई भी कर्मचारी, चाहे वकील हो या वहाँ के एसडीएम हो, जो भी कर्मचारी जो आते हैं, अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ये लोग डायरेक्टली उसको देखते हैं। तो साथियों इसको जो मैं बता रहा था, अब पॉइंट पे आते हैं। जो इनके शिविर लगते हैं, जो न्यायाधीश और सचिव, सचिव जो न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश का जो सचिव होता है, वो डायरेक्टली कॉल करता है प्रधान के पास। प्रधान को बोलता है, एक अपना लेटर सौंपता है या फैक्स करता है, बोलता है आज आपके गांव में शिविर लगेगी, वहां आपको 100-200 लोगों को इकट्ठा करना है, और जो भी आपके वाद विवाद हैं गांव में, पूरा लेटर भेजकर उनको सूचित करवाता है कि इतने बजे तक शिविर रहेगी, आप सभी लोगों को इकट्ठा करें, और कुछ यहाँ से लोग जाएंगे और इन लोगों को जागरूक करेंगे। तो साथियों उसमें अपना एक अच्छी बात यह है कि अपने जेएमबीडी को इस प्राधिकरण में जगह मिल गई है इटावा में, और जितने भी उनकी कैंपिंग होगी वहाँ आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए और अपने जेएमबीडी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा बोलने के लिए उसी शिविर में पर्सनल मुझे बुलाया गया है। अभी मैंने एक मीटिंग भी की थी, उसमें गया था। और साथियों जो न्यायाधीश के अंडर में जो काम होता है, बहुत ही वहाँ मान सम्मान भी मिलता है। अच्छी बात यह है कि हमें लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, यही सभी लोगों को प्रधान जो होता है वही इकट्ठा करता है, और हमें सिर्फ जागरूक करना होता है। वहाँ सभी लोगों को नंबर मिल जाते हैं। और इस समय जो जागरूकता चल रही सरकार की तरफ से कैंसर पे और महिलाओं के जो यूटरस संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं उस पे चल रहा है, वो कोरोना से बचाव का चल रहा है, तो इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारे कुछ साथी उसमें इन्वॉल्व भी हैं, जैसे लालमन जी बाथम जी हैं, राजेंद्र जी हैं, जो वहाँ के पदाधिकारी भी हैं। इन्हीं के जरिए वहाँ पर अपनी जेएमबीडी शिविर का आयोजन हुआ है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ग्राम पंचायत आती है वहां पर जो भी डॉक्टर आता है एलोपैथ का, वो भी हमारा सपोर्ट करेगा। क्योंकि जितने भी वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने हुए होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जगह जगह जो भी होते हैं, जो फ्री ओपीडी चलाते हैं, वो लोग हमारे साथ हमारी बात को रखेंगे, यानी जेएमबीडी आयुर्वेदिक की बात रखेंगे, जेएमबीडी सिस्टम की बात रखेंगे, हमारे नियम को फॉलो करेंगे और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो साथियों इटावा से एक नए तरह से जेएमबीडी की स्थापना होने जा रही है, अगर नाम की बात करें। और कुछ समय बाद दुनिया में, क्योंकि अब अपने राज्य लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या भारत की बात नहीं करना है, यानी पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं कि जेएमबीडी नंबर 1 बनने वाली है। जो हवा चली है वो अब रुकने वाली नहीं है, और ये नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। जो भी साथी अभी स्लो चल रहे हैं, अपनी एक्टिविटी बढ़ा लें, क्योंकि जो इस समय कदम से कदम मिलाकर चल रहा है उसको समय देना मुश्किल पड़ रहा है। तो साथियों अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो हो सकता है पता नहीं लाइन में कहाँ खड़े हों, और आपको हो सकता है आपके अपलाइन को आपको
समय देने का समय ना हो, तो इसको भी गंभीरता से समझें। और तो सबसे पहले ध्यान दें कि इटावा में 28 तारीख को एक महा सेमिनार होने जा रहा है। अपने लोगों को धक्का मार के जरूर लाएं, क्योंकि साथियों जो यहाँ पर आप धक्का लगा के लाएंगे उनका जीवन बन जाएगा। उनको नहीं पता होता है कि सेमिनार में क्या होता है, मीटिंग क्या होता है, लेकिन जब वहां तक लोग पहुंच जाते हैं तो पूरे सिस्टम का माहौल बदल जाता है। तो साथियों बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज मुझे एक थायराइड पे भी बोलना है, ध्यान नहीं रहा था, टाइम भी हो गया है। तो साथियों थायराइड केयर के बारे में बताएं। जेएमबीडी में थायराइड केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है, किसी भी थायराइड, किसी भी टाइप की थायराइड हो, हर टाइप की थायराइड में अच्छे से काम करता है। अच्छे शब्द मैंने लगाया, काम ही नहीं करता, अच्छे से काम करता है। क्योंकि जिस जिस को मैंने दिया है, आज तक किसी ने पलट कर जवाब नहीं दिया कि मुझे रिलीफ नहीं मिला। अगर किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, T3 T4 या TSH किसी भी टाइप का हो, मैंने बता दिया है, तीनों टाइप में ये काम करता है। किसी का शरीर बढ़ने लगता है उस पर भी काम करता है, कि किसी का वजन घट जाता है उस पर भी काम करता है, और अगर किसी के गले में गांठ हो गई है, गांठ बढ़ गई है, उस पर भी थायराइड केयर बहुत जबरदस्त काम करता है। अब साथियों थायराइड तो हर कोई जानता है, थायराइड केयर उठा के दे देता है, लेकिन किसी के थायराइड लंबे समय से है तो उसको और कौन सी बीमारियां बन जाती हैं वो भी समझने की कोशिश करना। अगर आपको कोई थायराइड की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति मिलता है तो उससे सबसे पहले पूछें, अगर रिपोर्ट हो रिपोर्ट ले लें, देखें, पूछें कि कितने लंबे समय से आपको थायराइड है। और जब 3 से 4 साल थायराइड के हो जाते हैं तो हमारा लीवर कमजोर पड़ जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, गैस बनने लगती, पेट साफ नहीं होने लगता, ये समस्याएं बन जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो थायराइड के साथ, थायराइड केयर के साथ साथ में त्रिफला या डाइजेस्टिव जरूर लगाएं, जिससे उसको पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी को 4 से 5 साल हो गया है तो साथियों एक दिक्कत और बढ़ जाती है। वो क्या है? वो है सर में दर्द, भारीपन, नींद कम आना, माइग्रेन की समस्या बन जाना। अगर किसी का T4 बढ़ा हुआ है, अगर 4-5 साल से वो थायरैक्सिन खा रहा है तो उसको ये बीमारी और बन जाती है कि उसका पेट भी साफ नहीं होगा, सर में दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, और उसकी नींद कम हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या देना है? ऐसे में आप बंडल लाइफ गोल्ड दे सकते हैं, सादा भी दे सकते हैं। अगर गोल्ड दे रहे हैं तो जल्दी रिकवर होगा। तो पहले थायराइड केयर हो गया, सुबह शाम इसको खाना है, थायराइड केयर को खाना खाने से 10 मिनट पहले। इसके बाद में खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको त्रिफला रस देना है या डाइजेस्टिव जो भी आप दें, 15-15 ml सुबह शाम। और पंच तुलसी गोल्ड देनी है, जिसको दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं, एक गिलास पानी में 5-5 बूंद। और इसके बाद में खाना खाने के आधे घंटे बाद बंडल लाइफ या बंडल लाइफ गोल्ड आप 15-15 ml खाना खाने के 1 घंटे बाद दें, गुनगुने पानी के साथ में। और एक बाम भी देते हैं जो हमारी जेएमबीडी वाल्व आती है उसको सर पे लगाने के लिए। अगर कोई बंडल लाइफ लेने में सक्षम ना हो तो उसको नोनी जूस जरूर लगा दें। नोनी जूस और गिलोय रस दोनों को मिक्स करके 15-15 ml देने हैं सुबह शाम, बहुत जल्द ही माइग्रेन को कवर करता है। तो साथियों पहला प्रोडक्ट खाना खाने से 10 मिनट पहले थायराइड केयर। इसके बाद खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको देना है त्रिफला या डाइजेस्टिव में से कोई भी दे दें, बहुत अच्छे दोनों प्रोडक्ट हैं।
इसके बाद में आप पंचतुलसी दिन में 3 से 4 बार दे दें, उसका कोई समय नहीं। खाना खाने से पहले भी दे सकते हो, खाना खाने के बाद में भी दे सकते हो। खाना खाने के तुरंत बाद मत देना, 10-15 मिनट का गैप करके ही देना। उसके बाद में आप बंडल लाइफ नोनी में से कोई भी प्रोडक्ट एक चूज कर सकते हैं। अगर बंडल लाइफ गोल्ड दे रहे हैं तो बहुत जल्दी कवर होगा, और नोनी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि 8 से 10 दिन का अंतर हो। तो साथियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और इसी तरीके से हर किसी की मीटिंग सुना करें, और हर किसी से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को जरूर मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अपनी अगर खुद की स्टोरी बता रहा है तो वो उसकी कहानी में ऊर्जा सुने और समझें, और जो हमारे समझने योग्य बातें हैं उन पे गौर करें, तो आप भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। तो साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं फ्लो में बोल रहा था, जैसे आजाद सर हुए, रूद सर, मिश्रा सर हुए, मुकेश सर हुए, और जो भी मैं नाम ले रहा था, तो उसमें हो सकता है हमने जी और सर न लगाया हो। एक दो बार मैंने फ्लो में जब बोल रहे थे तो उसको दिल से ना लें, और उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ। आप जितने भी सीनियर हमारे सम्मानीय हैं, तो मीटिंग का यहीं समापन करते हैं। 28 तारीख का ध्यान रखें, 28/5/2023, दिन रविवार, समय 11 बजे। इटावा में बहुत ही जबरदस्त एक मेगा सेमिनार होने जा रही है, उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जरूर आइएगा, और जरूर जरूर कुछ ना कुछ सीखिएगा और हम लोगों को सिखाइएगा। तो इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय JMBD और शुभ रात्रि।